नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। हम हमारी जो क्लासें चल रही हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था को लेकर के, उसी के बारे में आज एक नई क्लास। तो क्या जो हमने पहले राज्यपाल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? राज्यपाल। उसी राज्यपाल के अंदर जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स और बनते हैं, जो इनकी वित्तीय शक्तियों को और इसकी स्वाभाविक शक्तियों को लेकर के, उन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इस कक्षा के अंदर हम राज्यपाल को अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा के अंदर हमने राज्यपाल को देख लिया था, यानी इसके महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद थे उनके बारे में चर्चाएं कर ली, जिसमें हमने शपथ को लेकर के, इसके योग्यताओं को लेकर के बातें की थी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। राज्यपाल, ठीक है। अगर पिछली कक्षा नहीं देखी है तो उसे देख लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है। तो राज्यपाल, बस आसानी से 2 मिनट में इसे पूरा करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। राज्यपाल के लिए पी के ने कास, पी के ने कास, कास को ऐसे लिखो इंग्लिश में, राज्यपाल। ठीक है, क्या लिखना है? राज्यपाल। ठीक है, तुम भी, हाँ, ऑफलाइन वालों को भी गुड इवनिंग। रोज़ भूल जाता हूँ तुमसे बोलना। लिखो इसमें पद, यानी राज्यपाल का पद होगा। इसके अंदर कार्यपालिका का प्रधान होगा। क्या होगा? कार्यपालिका का प्रधान होगा। कौन? राज्यपाल। यानी जो राज्य की समस्त कार्यपालिका है उसका प्रधान कौन होगा? राज्यपाल। ठीक है, ये बात करें 153 में, ये बात करें 154 में। फिर कहा था कि जो नियुक्ति है, नियुक्ति 155 के तहत दी जाएगी। किसके तहत दी जाएगी? 155 के तहत नियुक्ति दी जाएगी। फिर कार्यकाल होगा या पदावधि होगी। इनकी कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक माना जाता है। नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, और संसदीय सचिव जो राष्ट्रपति अधिपत्र या वारंट जारी करता है उसे जो मुख्य सचिव है वो पढ़ करके सुनाते हैं। ठीक है, कार्यकाल, तो कार्यकाल या तो 5 वर्ष होता है या जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्यकाल करता है। इसके बाद में पढ़ी थी अहर्ताएँ, अहर्ताएँ या योग्यताएँ। योग्यताओं को लेकर के 156 में कार्यकाल था, 157 में अहर्ता या योग्यताएं। क्या हैं? अहर्ता या योग्यताएं। अहर्ता योग्यता क्या होनी चाहिए? कि उसे इंडियन होना चाहिए। फर्स्ट तो इंडियन सिटीजन्स होना चाहिए। सेकंड, उसकी जो एज है वो 35 होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करें हम। इसके बाद में अहर्ताओं के बाद में कहा था कि इसके लिए शर्तें क्या होंगी, इसके लिए शर्तें क्या होंगी, यानी कि वह किसी भी लाभ के पद को धारण ना करता हो। ठीक है, और विधानमंडल या विधान परिषद का सदस्य बनने की योग्यता या संसद के सदस्य बनने की योग्यता अपने पास रखता हो, यानी संसद या विधानमंडल दोनों में से सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और ये क्या है? किसी भी लाभ के पद पर धारण ना करते हो, उस राज्य का मूल निवासी ना हो जहाँ पर राज्यपाल बनाया गया है। 159 में की थी हमने शपथ की बात। किसकी बात की थी? शपथ की। तो शपथ की बात करें तो शपथ इनको दिलाता कौन है? शपथ इनको जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा, और मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है, और वरिष्ठ भी नहीं है तो अन्य न्यायाधीशों के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। किसको? राज्यपाल को। इनको लेकर के 2 परंपराएं चलती आ रही हैं कि एक तो संबंधित राज्य के सीएम से सलाह ली जाए। जब राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेंगे, नियुक्त कौन करेगा? नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेंगे तब संबंधित राज्य का जो सीएम है उससे क्या लेनी चाहिए? सलाह लेना। ठीक है, और दूसरा, मूल निवासी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मूल निवासी। जिस राज्य के अंदर राज्यपाल निर्वाचित होना है, राज्यपाल को नियुक्त किया जाना है, वहाँ का वो मूल निवासी नहीं होनी चाहिए। अहर्ताएँ क्या होनी चाहिए? यानी कि इसकी योग्यताएँ, तो योग्यताएं होनी चाहिए कि पहला तो वो भारत का नागरिक हो, भारत का। तो ये सब राज्यपाल से संबंधित बातें हो जाती हैं। ठीक है, एक और याद रखना कि राज्यपाल जो है त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल त्यागपत्र किसे देता है? तो त्यागपत्र किसे देता है? तो त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को।
त्यागपत्र की बात करें तो किसको देगा, ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। किसको देता है, राष्ट्रपति को। राज्यपाल को अगर त्यागपत्र देना है कितना, किसको देगा, तो राष्ट्रपति को। ठीक है, अहर्ता योग है, शर्तें हो जाती हैं और शपथ हो जाती है। इसके बाद में नियुक्ति हो ही गई, कार्यपालिका का प्रधान होगा पद को लेकर के 153 में। तो ये तो थी राज्यपाल से संबंधित बातें। अब राज्यपाल की शक्तियाँ होती हैं कि राज्यपाल के पास में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, क्योंकि आज का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ऐसे ही पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल की है या नहीं है, या कौन सी स्वविवेकीय शक्ति है। तो इनसे संबंधित हम बातें करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाते हैं किसको लेकर के, राज्यपाल को लेकर के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उन सभी की हमने बातें कर ली। ठीक है, अब बात करेंगे किसको लेकर के, शक्तियों को लेकर के। ठीक है, राज्यपाल की शक्तियाँ, यानी जो राज्यपाल है उसके पास में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। हम एक एक शक्तियों को अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो राज्यपाल के पास में है स्वविवेकीय शक्तियाँ। कौन सी, स्वविवेकीय। स्वविवेकीय से तात्पर्य यानी वह शक्तियाँ जो अपनी स्वेच्छा से प्रयोग कर सकता है, वो शक्तियाँ किस में आएंगी, स्वविवेक शक्तियों में। किस में, स्वविवेक शक्तियों में। अब देखते हैं स्वविवेक शक्तियाँ राज्यपाल के पास में हैं कौन कौन सी। तो सबसे पहली शक्ति है स्वविवेकीय शक्ति में, पहली 213। कौन सी, 213, अनुच्छेद 213। साथ में पहले समझ लें फिर उसके बाद में लिख लेना है ना। पहला तो अनुच्छेद 213, कौन सा, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 क्या कहता है कि जब राज्य के अंदर विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है या विधानमंडल का आवश्यक कारणों की वजह से विधानसभा की बैठकें नहीं होती हैं, उस वक्त अगर राज्य के अंदर कानून की आवश्यकता हो जाती है, राज्य के अंदर कानून की आवश्यकता हो जाती है, तो क्या होगा, इसमें ये अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। कब, जब विधानमंडल का कार्यवाही ना चल रही हो, जब कार्यवाही ना हो, जब। सेकंड बात करें तो सेकंड कंडीशन है जब आपातकाल की स्थिति हो, आपातकाल की स्थिति हो, तब भी क्या करता है, तब भी ये अध्यादेश जारी कर सकता है। तीसरा, जब विधानमंडल 6 माह से अधिक सत्र में ना हो, 6 माह से अधिक सत्र में ना हो, 6 माह से अधिक सत्र में ना हो, तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन के अंदर राज्यपाल अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। पहले में 213 में इसमें क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। यानी कि जब राज्य के अंदर विधानमंडल की कार्यवाही ना हो, आपातकाल की स्थिति हो या 6 से अधिक माह तक क्या हो, सत्र में ना हो, तो उस वक्त राज्यपाल क्या कर सकता है, उस वक्त राज्यपाल अध्यादेश जारी करके कानूनों का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो कानून बना सकता है। इस स्थिति में कानून निर्माण कर सकता है। इस स्थिति में कानूनों का निर्माण, तो इस स्थिति में कानूनों का निर्माण कौन करेगा, तो कानूनों का निर्माण करेगा राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट ये स्वविवेकीय शक्ति देखते हैं हम 200, अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 200 कहता है राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों में क्या, कि इनके पास में जब विधेयक आता है, विधानमंडल के द्वारा जब कोई विधेयक भेजा जाता है, तो उस विधेयक के संबंध में शक्ति प्राप्त होती है, उस विधेयक के
संबंध में शक्ति प्राप्त होती है। यानी अब राज्यपाल के पास में विधेयक के संबंध में शक्ति प्राप्त है और शक्तियां भी कौन सी हैं, 3 शक्तियां प्राप्त हैं इसको। कितनी? 3। पहली तो ये कि जैसा विधानमंडल ने भेजा है, जैसा विधानमंडल ने भेजा है उसे पारित कर दे। ठीक है, विधानमंडल के द्वारा भेजे विधेयक को भेजे गए विधेयक को पारित करना, या तो वो सीधा जैसे भेजा गया है विधानमंडल के द्वारा उसे पारित कर दे, या सेकंड टर्म कंडीशन ये होती है कि उसको अपने पास सुरक्षित रख ले। ठीक है, या विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु भेज दे। यानी कि वापस से विधेयक के संबंध में शक्ति प्राप्त है कि विधानमंडल के द्वारा भेजे गए विधेयक को या तो वो पारित कर दे या उसके पास में रख ले, या तीसरा क्या है कि विधानमंडल को किसके लिए, पुनर्विचार के लिए भेज ले। तीसरी और लिख लीजिए, अपने पास सुरक्षित रख ले। अपने पास सुरक्षित रख ले। ठीक है, तो क्या है, ये स्वाभाविक ये शक्ति है उसके पास में कि वो चाहे तो उसे पारित कर सकता है, वह चाहे तो पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, और वह चाहे तो उसे क्या कर सकता है, उसे पारित कर सकता है। ये 3 शक्तियां प्राप्त होती हैं अनुच्छेद 200 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 200 के तहत। यहाँ पर एक और याद रख लेना, हालांकि स्वाभाविक ये शक्तियां नहीं है, 201 के अंदर राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। किसको? नोट आर्टिकल 201 ही सेज कहता है कि राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि जब कोई विधेयक है, जब विधेयक को राष्ट्रपति हेतु भेजा जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत भेजा जाता है? 201 के तहत, राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रखना या भेजना। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, ये या तो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है या राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। तो इसमें किसकी शक्ति है? तो राष्ट्रपति की शक्ति बताई गई है। आगे जब राष्ट्रपति के पास में ये बिल पहुंचता है, राष्ट्रपति के पास में जब ये बिल पहुंचता है तब राष्ट्रपति इस पर स्वीकार्यता के लिए बाध्य नहीं होता, यानी वो इसे स्वीकार करने के लिए बाध्यता नहीं होती, वो फ्री है, जैसा वो चाहे वैसा उसका प्रयोग कर सकता है। तो यानी स्वीकार्यता हेतु बाध्य नहीं है, हेतु बाध्यता नहीं है। ठीक है, तो यानी कि वापस से ये जब राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे चाहे तो स्वीकार करे और चाहे तो ना स्वीकार करे, यानी उस पर स्वीकारता करने के लिए, उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। कौन? राष्ट्रपति। तो याद रखना 201 के तहत तो विधानमंडल की कार्यवाही सत्र का संचालन ना हो रहा हो उस वक्त राज्यपाल अध्यादेश जारी करके राज्य में कानूनों का निर्माण कर सकता है। और 201 के तहत राज्यपाल को, राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त हैं कि वह उस भेजे गए विधेयक को या तो पारित कर दे या अपने पास में सुरक्षित रख ले, पर वो स्वीकार्यता के लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाते हैं अनुच्छेद 200 और 201 को लेकर के। अभी हम स्वाभाविकीय शक्तियां पढ़ रहे हैं। तीसरी स्वाभाविकीय शक्ति है, अभी तक हमने 2 स्वाभाविकीय शक्तियां पढ़ ली, अध्यादेश और दूसरी विधेयक वाली, अनुच्छेद 200 वाली। तीसरी पढ़ते हैं हम अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 क्या कहता है?
तो अनुच्छेद 167 कहता है कि राज्यपाल, कौन? राज्यपाल मुख्यमंत्री से शासन संबंधित कार्यों की सूचना मांग सकते हैं, कार्यों की सूचना मांग सकते हैं। वापस से अनुच्छेद 167 ये कहता है कि जब राज्यपाल चाहें तब क्या कर सकते हैं, वो मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकते हैं। किसकी? शासन संबंधी कार्यों की। किसकी सूचना मांग सकते हैं? शासन संबंधी की। ऐसा नहीं है कि वो किसी पार्टी से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करें, नहीं, उनको सिर्फ हक है किसकी सूचनाएं मांगने का? जो शासन संबंधी सूचनाएं बनती हैं उनको देने का। आगे मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा मांग सकते हैं। आगे अब मुख्यमंत्री क्या रिएक्शन करेंगे? तो सीएम सूचना, मांगी गई सूचना लिखो आप, मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हैं। यानी कि अगर उन्होंने सूचना मांगी है तो सीएम का कर्तव्य है कि वो सूचना प्रोवाइड कराएं, उपलब्ध कराने हेतु बाध्य, यानी इनका ये दायित्व बनता है। अब यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं, कौन सा पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था मुख्यमंत्री के दायित्व, राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री के दायित्व, क्योंकि हम क्वेश्चंस को भी लेके चलेंगे। राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री के दायित्व, राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री के दायित्व। तो कौन सा दायित्व है कि वो मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। दूसरा पूछा गया मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी जो मुख्यमंत्री है उसके जो कर्तव्य हैं किस अनुच्छेद के तहत वर्णित हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। इसकी बात करें इसमें प्रीवियस ईयर की, तो इसमें प्रीवियस पूछा गया, हाँ प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए चलें, आरपीएससी के प्रीवियस ईयर हैं। यहाँ से पूछा गया है राज्यपाल अध्यादेश को राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति हेतु अध्यादेश रक्षित रखता है, अध्यादेश रखता है। दूसरा पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है राज्यपाल के प्रति, यानी ऐसा कौन सा आर्टिकल है। तो ये हमने बात की थी कि कौन से अनुच्छेद के तहत ये शक्तियां प्राप्त होती हैं। आगे हम बात करते हैं स्वविवेकीय शक्तियों में चौथी शक्ति इनके पास में उपलब्ध होती है आर्टिकल
356 के तहत 356 के तहत हालांकि यह राष्ट्रपति को प्राप्त शक्ति होती है, जो कि ये कहती है अनुच्छेद 356 ये, लेकिन राष्ट्रपति को तो प्राप्त शक्ति है, लेकिन इसका प्रयोग कौन किसके कहने पर करेगा राष्ट्रपति? तो राज्यपाल के कहने पर शक्ति प्राप्त करेगा। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। कौन सा? राष्ट्रपति शासन, यानी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, लेकिन कब? अब सुनो कंडीशंस। जब राज्य में संवैधानिक विफलता उत्पन्न हो। जब राज्य के अंदर संवैधानिक विफलता उत्पन्न हो तब प्रयोग। सेकंड, जब राज्य का सीएम शासन चलाने में असमर्थ हो। जब राज्य का सीएम शासन चलाने में असमर्थ या दूसरा असमर्थ या कर्तव्यों का सही निर्वहन ना कर रहा हो। सही निर्वहन ना कर रहा हो। ना कर रहा हो तो राष्ट्रपति शासन जब भी लगाया जा सकता है जब किसी राज्य के अंदर संवैधानिक विफलता उत्पन्न हो गई हो या संबंधित राज्य का सीएम है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा हो। तीसरी कंडीशन ये है कि जब राज्य के अंदर आंतरिक अशांति हो जाए। राज्य में आंतरिक अशांति उत्पन्न हो जाए। आंतरिक अशांति उत्पन्न हो जाए तो उस वक्त भी क्या कर सकते हैं? उस वक्त भी वो उत्पन्न हो तब भी राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो राष्ट्रपति शासन जब भी लगेगा जब राज्य के अंदर क्या हो? राज्य के अंदर आंतरिक अशांति हो जाए, संवैधानिक विफलता हो जाए या जो राज्य का संबंधित सीएम है वो क्या अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन ना कर रहा हो। तो ये तो थी राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियाँ। नोट्स का टाइम। शॉर्ट्स बनाते चलें साथ में, विस्तृत तो लिखना ही है, शॉर्ट्स बनाते चलें। क्या उसके राज्यपाल से अनुच्छेद वो तो बन गए थे, आज स्वविवेकियों वाले के बनाए हो। स्वविवेकीय तो स्वविवेकीय शक्तियाँ, ठीक है। इसके अंदर क्या पड़ा था? वे शक्तियाँ जो राज्यपाल को अपने स्वयं के आधार पर निर्णय लेने के लिए, कार्य करने के लिए स्वतंत्रता देती हैं, वो स्वविवेकीय शक्तियाँ आती हैं। पहली शक्ति है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 क्या कहता है? अनुच्छेद 200 ये कहता है कि जब राष्ट्रपति के पास में कोई विधेयक, राज्यपाल के पास में कोई विधेयक भेजा गया है तो राज्यपाल उसे स्वीकार कर सकता है, उसे पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है या राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। सेकंड बात करें अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 क्या कहता है? अनुच्छेद 213 कहता है अध्यादेश जारी करना। जब विधानमंडल की कार्यवाही संचालन ना हो रही हो या विधानमंडल सत्र में ना हो या जब विशेष आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? अध्यादेश जारी कर दिया जाएगा या कानूनों का निर्माण कर दिया जाएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है इस 213 से, ठीक है। 213 में थोड़ा सा और लिख लेना कौन सा बनता है। तो इसके तहत एक क्वेश्चन ये बनता है कि जब ये राज्यपाल के द्वारा इस विधेयक को पारित तो कर दिया या कोई कानून का निर्माण कर दिया, लेकिन ये कब तक प्रभावी रहेगा? तो ये जब तक प्रभावी रहेगा जब तक
विधानसभा के प्रथम बैठक तक। यानी अगर आज कानून का निर्माण कर दिया है और बैठक उत्पन्न हो जाती है, बैठक होती है, तो जो प्रथम बैठक होगी तब तक ये कानून मान्य रहेगा। सेकंड जो वैलिडिटी होती है वो होती है 6 माह, 6 माह तक। कब तक? 6 माह तक। यानी इस कानून की वैलिडिटी कब तक रहेगी? अगर 6 माह तक अगर क्या हो, इसका विधानसभा का सत्र ना हो तो 6 माह तक इसकी वैलिडिटी रहती है इस कानून की। और 6 माह के बाद में जब बैठक होती है विधानसभा की तो प्रथम बैठक तक इसकी, प्रथम बैठक के 7 दिन तक यानी कि सप्ताह तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, यानी जब तक ये प्रभावी रहेगा। कौन सा? अनुच्छेद 213। तो 213 की बात कर लेते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था 167 में, क्या स्व-विवेकीय शक्ति है 167 अनुच्छेद। अनुच्छेद 167 क्या कहता है? अनुच्छेद 167 कहता है कि राज्यपाल जब चाहे, राज्यपाल जब चाहे तब क्या कर सकता है? तब मुख्यमंत्री से, जो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनसे क्या कर सकता है? सूचना मांग सकता है। और मुख्यमंत्री का भी कर्तव्य होगा कि उनके लिए वो सूचना उपलब्ध करवाएं। यह पढ़ा था हमने किसमें? अनुच्छेद 167 में। तीसरी बात की थी हमने शक्ति को स्व-विवेकीय के अंदर अनुच्छेद 356 को लेकर के। अनुच्छेद 356 क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन। क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन। जब राज्य में संवैधानिक विफलता उत्पन्न हो जाए, संवैधानिक विफलता उत्पन्न हो जाए, उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति के अंदर राज्यपाल राष्ट्रपति को पत्र लिखेगा और राष्ट्रपति हमारे यहाँ जो राज्य हैं उनके अंदर क्या लगाएंगे? राष्ट्रपति शासन। किसके तहत? तो अनुच्छेद 356 के तहत। ये तो हो जाती है कौन सी शक्तियाँ? ये हो जाती हैं उनकी स्व-विवेकीय शक्तियाँ। अब बात करते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ कि कार्यपालिका शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, यहाँ पर वापस लिख लेंगे हम इसके नेक्स्ट पेज। तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ लिखें, कार्यपालिका शक्तियाँ। यानी ऐसी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जो कार्यपालिका शक्तियाँ के रूप में राज्यपाल को उपलब्ध हैं? किसको? राज्यपाल को उपलब्ध हैं। तो कार्यपालिका शक्तियों से तात्पर्य यह है कि कार्यपालिका शक्तियाँ भेज सकती हैं जो राज्यपाल को उन कार्यों को करने के लिए, कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करती हैं, वो कार्यपालिका के अंदर आती हैं। जैसे बात करें, सबसे पहले आर्टिकल हमने 154 पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आर्टिकल 154। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? अनुच्छेद 154 कहता है क्या? कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, समस्त कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। किस में निहित होंगी? तो राज्यपाल में निहित होंगी। यानी जो राज्यपाल है उसके अंदर जो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होंगी। किसके अंदर निहित होंगी? तो राज्यपाल के अंदर निहित होंगी। ठीक है, तो ये कौन कहता है? अनुच्छेद 154। 154 क्या कहता है कि जो राज्य में समस्त कार्यपालिका शक्तियां, जो भी कार्य करने की जो शक्तियां हैं वो सभी किसके अंदर निहित होंगी? राज्यपाल के अंदर निहित होंगी। बात करें 166 की, किसकी? 166 की। तो लिखें नेक्स्ट आर्टिकल 166, आर्टिकल अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 166 क्या कहता है कि राज्य के शासन संबंधित सभी कार्य, शासन संबंधित, राज्य के शासन संबंधित सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाएंगे। वो तो क्या कहता है? समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होंगी, लेकिन 166 क्या कहता है कि राज्य के जो शासन संबंधी कार्य हैं, राज्य में जितने भी शासन से संबंधित कार्य किए जाते हैं किसके नाम से किए जाएंगे? तो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे।
राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन बताता है हमें? ये बताता है 166। बात करें कार्यपालिका शक्तियों में ही एक शक्ति है 167, हालांकि इसकी बात कर ली हमने, अनुच्छेद 167। ठीक है, तो अनुच्छेद 167 क्या कहता है? राज्यपाल सीएम से यानी मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। हालांकि इसकी हमने पहले बात करी, लेकिन यहाँ पर सभी कार्यपालिका शक्तियाँ आती हैं तो इनके अंदर लिख लेना आप किसको, 167 को। क्या कहता है कि राज्यपाल सीएम से यानी मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। और हमने बात कर ली थी कि अगर इन्होंने सूचना मांगते हैं तो ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि उनके लिए वो सूचना प्रोवाइड करवाएं, यानी सूचना उपलब्ध करवाएं। किसके तहत? ये होता है 167 के तहत। आगे बात करें हम 164 की, ये भी इनकी कार्यपालिका शक्ति है। 164 क्या कहती है? 164 वन कहता है, 164 वन कहता है। पहले तो 164 ही लिख लो आप। ठीक है, 164 क्या कहता है? 164 कहता है कि राज्यपाल विधान सभा में बहुमत दल के नेता को बहुमत प्राप्त दल के नेता को सीएम नियुक्त करेंगे। वापस आरपीएससी ने कई बार ये क्वेश्चंस पूछा है और कई क्वेश्चनों के कई बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में जो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री निर्वाचित, मनोनीत या नियुक्त किए जाते हैं, तो मुख्यमंत्री को हमेशा नियुक्त किया जाता है। इसको कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो राज्यपाल में बहुमत प्राप्त दल के नेता सीएम नियुक्त करते हैं। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 164। 164 क्या कहता है कि जो राज्यपाल हैं वो जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को क्या करेंगे? सीएम नियुक्त करेंगे, यानी मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। किस आर्टिकल के तहत? 164 के तहत। अब और बात कर लेते हैं इनकी नियुक्तियों को लेकर के। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, सीधा लिखें सीएम नियुक्त होते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन होते हैं नियुक्त, मनोनीत और निर्वाचित। तो उस वक्त क्या बताना है कि राज्यपाल सीएम को क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। ठीक है, और राज्य के शासन संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। कौन से अनुच्छेद में है? शासन संबंधित कार्य, ये प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, शासन संबंधित कार्य किस में है? तो 166 में। किस में? आर्टिकल 166 में। 166 में क्या लिखा गया है कि जो राज्य के शासन संबंधित सभी कार्य हैं राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों प्रीवियस ईयर हो जाते हैं। और इसको तो बता ही दिया कि ये कई बार पूछा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होंगी? राज्यपाल में, मुख्यमंत्री में, राष्ट्रपति में या मुख्य न्यायाधीश में। तो इस स्थिति में हमारा आंसर क्या होगा? उस स्थिति में हमारा आंसर होगा कि राज्यपाल की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल के अंदर निहित होंगे। 166 कहता है कि राज्यपाल के जो शासन संबंधित सभी कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। आगे बात करें हम, 167 कहता है कि जो राज्यपाल हैं वो सूचना मांग सकते हैं किससे? मुख्यमंत्री से। अनुच्छेद 164 कहता है कि जो बहुमत प्राप्त दल के नेता हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा। तो फिर नोट्स कार्यपालिका शक्तियाँ उसी के अंदर लिख लें आप। ये तो स्वविवेकियाँ थी, अब लिखें कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्ति।
तो किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले आर्टिकल 154 ये क्या कहता है? 154 कहता है कि जो राज्यपाल है वो समस्त कार्यपालिका का प्रधान होगा। सेकंड की बात करें तो सेकंड है हमारा अनुच्छेद 164। कौन सा? 164। अनुच्छेद 164 कहता है कि जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता हैं उनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। थर्ड बात करें अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 166 क्या कहता है? अनुच्छेद 166 कहता है कि जो राज्य के शासन संबंधित सभी कार्य हैं राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। किस नाम से किए जाएंगे? राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। फोर्थ बात करें अनुच्छेद 167। इसमें क्या होगा? इसके अंदर क्या है? राज्यपाल जब चाहे मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके तहत कहा गया है? 167 के तहत। ये हो गई कार्यपालिका, ये स्वविवेकियाँ, ये कार्यपालिका शक्तियाँ। अब मैं बात कर रहा था आपसे थोड़ी देर पहले नियुक्तियों को लेकर के, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल किस किस की नियुक्तियाँ करता है, कौन कौन सी नियुक्ति करता है। जिनमें से महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ देख लेती हैं। राज्यपाल द्वारा नियुक्तियाँ, यानी राज्यपाल के द्वारा किस किस को नियुक्तियां दी जाती हैं। तो पहला पूछा गया है आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा संघ, इसके अध्यक्ष व सदस्य। इनको नियुक्त कौन करता है? तो इनको नियुक्त करता है राज्यपाल। सेकंड बात करें, सेकंड जो है वो जैसे हमारे विश्वविद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय, और जो विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, विश्वविद्यालय के कुलपति, तो कुलपति किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? कुलपतियों को तो नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन एक और चीज़ याद रखना कि राज्यपाल बाकी कुलपति को नियुक्त करता है, लेकिन साथ ही पदेन कुलाधिपति होते हैं, और स्वयं इनके क्या होते हैं? स्वयं इन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। स्वयं इन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि वो विश्वविद्यालय के कुलपतियों को तो नियुक्त करते हैं, नियुक्त करने के साथ में वहाँ पर कुलपति नियुक्त हो जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है कि जो राष्ट्रपति हैं स्वयं इनके क्या बन जाते हैं? स्वयं कुलाधिपति रहते हैं। आगे बात करें तो जो राज्य के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटियाँ या राज्य के अंदर ऐसे विश्वविद्यालय जो केंद्र के द्वारा, केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय और जो विधि विश्वविद्यालय हैं उनके जो कुलपति हैं इनकी नियुक्ति इसके राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती, इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके? विधि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो वापस केंद्रीय विश्वविद्यालय व विधि विश्वविद्यालय के कुलाधिपतियों की नियुक्ति, के कुलपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के। इनको सिर्फ जो हमारी राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उनके ही अध्यक्षों को नियुक्त करने की परमिशन है या जो अध्यक्ष करने की शक्ति इनके पास प्राप्त है। तो पहले बात कर ली किसकी? आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों के। सेकंड जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों की, और स्वयं क्या बन जाते हैं? स्वयं कुलाधिपति बन जाते हैं। थर्ड केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं विधि विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे और ये नियुक्त करती है जैसे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को। किसको?
राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो वर्तमान के अंदर चल रहा है 5वां वित्त आयोग। तो और किसको नियुक्ति करते हैं? ये राज्य वित्त आयोग को लेकर के नियुक्ति करते हैं। राज्य वित्त आयोग की थोड़ी सी चर्चा, इसके जो पहले जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे के गोपाल। कौन? कृष्ण कुमार गोयल, सॉरी कृष्ण कुमार गोयल, के गोपाल। दूसरे थे हीरालाल देवपुरा। कौन थे? हीरालाल देवपुरा। तीसरे थे माणिकचंद सुराणा। कौन थे? माणिकचंद सुराणा। आगे तो ये 3 कौन से थे? अगले वाले। और चौथे थे, चलो बात कर ही लेते हैं इनकी, वित्त आयोग। वर्तमान के अंदर कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? वर्तमान के अंदर 6ठा वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा? 6ठा। और अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है वर्तमान के अंदर प्रद्युम्न सिंह। कौन? प्रद्युम्न सिंह। प्रद्युम्न सिंह क्या है? वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम पहले तो राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे के गोयल। कौन? के गोयल, यानी कृष्ण कुमार गोयल। ठीक है, एकमात्र महिला जो वित्त आयोग की अध्यक्ष बनी थी ज्योति किरण। कौन थी? ज्योति किरण। सेकंड की बात करें तो ये तो प्रथम थे, ये महिला हैं। महिला राज्य वित्त आयोग की जो महिला वित्त अध्यक्ष थी कौन थी? ज्योति किरण। और बात करें हम दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे हीरालाल देवपुरा। कौन? हीरालाल देवपुरा। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो थर्ड वित्त आयोग के अध्यक्ष थे माणिकचंद सुराणा। माणिक चंद सुराणा। ठीक है, तो पहले के कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। और दूसरे के थे हीरालाल देवपुरा। और तीसरे के थे माणिकचंद सुराणा। और तो ये कौन सा था? वित्त आयोग। वर्तमान में कौन सा चल रहा है? 6ठा। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। प्रथम कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। एकमात्र महिला जो हमारे राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष रही हैं ज्योति किरण। और सेकंड अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल देवपुरा। और थर्ड अध्यक्ष कौन थे? माणिकचंद सुराणा। ठीक है, तो ये तो कौन सा था? वित्त आयोग। थोड़ा सा बात करें, इसको प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर गठन किया जाता है। बात करें हम किसकी? तो पंचायती राज में। किसमें? पंचायती राज में। पंचायती राज के तहत जो अनुच्छेद 243 है, अनुच्छेद 243 आई, पंचायती राज के अनुच्छेद 243 आई के तहत क्या किया जाएगा? 243 आई के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वहीं बात करें हम नगरीय निकाय की, किसकी? तो नगरीय निकाय में जो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है वो आर्टिकल 243 बाय के तहत किया जाता है। किसमें? तो नगरीय निकाय में। किसमें? नगरीय निकाय में। वापस वित्त आयोग की बात करें पंचायती राज में तो 243 आई के तहत और 243 बाई के तहत किस में करेंगे? तो वो करेंगे नगरीय निकाय में। तो ये प्रमुख जो नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं उनकी हमने चर्चा कर ली। ठीक है, इसको विशेष याद रखना, प्रीवियस ईयर है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आरपीएससी के द्वारा कई बार पूछा गया है इसको कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपतियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। यानी सेंट्रल का नाम आते ही या लॉ का नाम आते ही हमें सीधे कहाँ जाना है? राष्ट्रपति के पास में। लेकिन जब हमारे यहाँ विश्वविद्यालय की पूछती हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटियाँ हैं उनकी अगर बात करते हैं तो उनके अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा करते हैं? राज्यपाल। ठीक है, तो लिखें आप प्रीवियस ईयर में राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति। तो राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। सेकंड प्रीवियस ईयर पूछा गया है कि जो हमारे राज्य के विश्वविद्यालय इनके स्वयं क्या होते हैं? तो कुलाधिपति। जो राज्य के विश्वविद्यालय उनके स्वयं क्या होते हैं? स्वयं कुलाधिपति होते हैं।
ठीक है। तो और इनमें एक और ये और पूछा गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं विधि विश्वविद्यालयों की कुलपतियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, क्योंकि उस टाइम हमारा मस्तिष्क में ये छवि बनी रहती है कि जब राज्य की यूनिवर्सिटियों को ये नियुक्त कर रहे हैं तो केंद्र की नियुक्ति जो राज्य के अंदर संचालित हैं तो उनको भी यही नियुक्त करते हैं, लेकिन नहीं, सेंट्रल की हो और लॉ यूनिवर्सिटी हो, इनके जो कुलपति होते हैं इनकी नियुक्ति हमेशा केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और केंद्र में करता कौन है, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो ये प्रमुख नियुक्तियां थीं किसको लेकर के, राज्यपाल को लेकर के। तो हमने स्वविवेकीय और कार्यपालिका शक्तियों को देख लिया और उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों समझ में आई होंगी। कौन कौन सी तो हमने देखी थी, स्वविवेकीय शक्तियां, अनुच्छेद 200 के तहत ये क्या करते हैं, अपने पास में अध्यादेश आता है, उस अध्यादेश को या तो पारित कर सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं या उन्हें पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। 201 में राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि इसको या तो वो पारित कर ले और इसे पारित करने के लिए उसके पास में बाध्यता नहीं है। 213 के तहत बात करें तो ये अध्यादेश जारी करते हैं और अध्यादेश जारी करने के बाद में जब करते कब हैं, जब संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं चल रहा, सत्र नहीं चलता है, उस टाइम ये अध्यादेश जारी करते हैं। इसकी अधिकतम प्रभावी सीमा होती है 6 माह और या अधिकतम सत्र प्रारंभ के प्रथम सप्ताह तक इसकी वैलिडिटी होती है। बात करें 167 की, 167 कहता है कि राज्यपाल संबंधित राज्य के सीएम से उससे सूचना प्राप्त कर सकते हैं और सीएम का ये दायित्व है कि वो उनको जो मांगी गई सूचना है वो प्रोवाइड करवाएं। अनुच्छेद 356 कहता है कि राष्ट्रपति शासन, जब संवैधानिक विफलता उत्पन्न हो जाए राज्य में तो क्या लगवा सकते हैं, संवैधानिक शासन के तहत राष्ट्रपति शासन लगवा सकते हैं। बात की थी कार्यपालिका शक्तियों में, सबसे पहली कार्यपालिका शक्ति थी 154 ये कहती है कि ये राज्यपाल की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ इसमें निहित होंगी। 164 की बात करें तो 164 ये कहती है कि जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता हैं उनमें से किसी को ये सीएम नियुक्त करेंगे। बात करें 166 तो 166 क्या कहती है, 166 कहती है कि राज्य के जो समस्त शासन संबंधित कार्य हैं सभी राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। नेक्स्ट बात करें 167, इसकी बात कर ली कि इसमें सीएम बाध्य होता है सूचना प्रोवाइड करवाने के लिए। तो ये हमारी 2 शक्तियां कंप्लीट हो जाती हैं। इससे पहले हमने इनको और विस्तृत तरीके से पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, तो अब हम लेकर के बात करते हैं विधायी शक्तियों को कि विधायी शक्तियां कौन कौन सी इसके पास में होती हैं। अभी तक हमने स्वविवेकीय और कार्यपालिका शक्तियों को देख लिया। अब नंबर किसका है, तो अब है विधायी शक्तियों का। विधायी शक्तियों में सबसे पहली जो शक्ति है अनुच्छेद 168, कौन सी, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 ये कहता है कि विधानमंडल के 3 अंग होंगे, विधानमंडल के 3 अंग होंगे, 3 अंग होंगे। कौन कौन से, तो पहला अंग होगा विधानसभा, सेकंड अंग होगा विधान परिषद और थर्ड अंग होगा राज्यपाल। कौन होगा, राज्यपाल। तो राज्यपाल भी किसका अंग होगा, तो वो विधान मंडल का अंग होगा। तो अनुच्छेद 168 यही कहता है कि विधानमंडल के 3 अंग होंगे जिनके अंदर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल सम्मिलित होगा। आगे की बात करें अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171 कहता है अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171 कहता है कि राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। 1/6 सदस्यों को क्या करेंगे, तो ये मनोनीत करेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस किस क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं, तो किस किस से किए जाते हैं। पहला साहित्य, दूसरा विज्ञान, तीसरा कला, चौथा सहकारिता,
साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा। कौन सा? समाज सेवा। वापिस आर्टिकल 171 कहता है कि राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेंगे और किस किस क्षेत्र से करेंगे? तो वो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा से नियुक्त किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं? तो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा से नियुक्त किए जाते हैं। कितने सदस्य? तो 1/6 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। इनका क्रम भी यही रखा जाता है, तो इनके लिए आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ट्रिक, ठीक है ना, क्योंकि इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि ये कौन से क्रम में नियुक्त किए जाते हैं। तो सभी कस समर, सभी कस समर, यानी कि स से याद रखना है आपको, किससे? साहित्य, भी से विज्ञान, कैसे कला, से सहकारिता और सम से समाज यानी समाज सेवा, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो किन किन क्षेत्रों से ये मनोनीत करते हैं 1/6 सदस्यों को। तो ये करते हैं सहकारिता, कला, विज्ञान और साहित्य से। कई बार पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चंस भी रहे हैं कि निम्न में से किस क्षेत्र से राज्यपाल 1/6 सदस्यों को नियुक्त करता है, वो क्षेत्र निम्न में से है या नहीं है, उसको लेकर के क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बात करते हैं एक और अनुच्छेद 333। किसकी? अनुच्छेद 333। एक मिनट, या डाल लो आप विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ यानी विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे थे हम अनुच्छेद 333 की। किसकी? 333। तो 333 क्या कहता है? अनुच्छेद 333 कहता है कि राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में एक एंग्लो इंडियन को क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे। यानी क्या कहता है ये अनुच्छेद 333 वह कहता है कि राज्यपाल है वो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त करेंगे। विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय, ठीक है ना, इसका मतलब आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन को नियुक्त करेंगे। यानी ऐसा भारतीय जिसकी माता तो हिंदुस्तानी और पिता विदेशी है, तो ऐसों को क्या करेंगे? वो एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त करेंगे। ये तो कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? 333। लेकिन नीचे नोट लगाकर लिखना कि नोट 104वें संविधान संशोधन, 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2020, 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2020 के द्वारा एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किया जाता था, एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किया जाता था वह निष्प्रभावी कर दिया। क्या कर दिया? यानी इसको समाप्त नहीं किया, निष्प्रभावी कर दिया। क्या कर दिया? निष्प्रभावी, ठीक है, निष्प्रभावी कर दिया। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 333 ये कहता है कि राज्यपाल विधान परिषद में एक एंग्लो इंडियन को यानी आंग्ल भारतीय को मनोनीत करेंगे, और आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने के साथ में क्या होगा कि वो वहाँ पर नियुक्त करेंगे। लेकिन अभी जो 104वां संविधान संशोधन होता है, 104वां संविधान संशोधन होता है, उसके द्वारा क्या कहा जाता है? उसके द्वारा कहा जाता है कि जो एंग्लो इंडियन नियुक्त किया जाता था, आंग्ल भारतीय सदस्य नियुक्त किया जाता था, अब उसको निष्प्रभावी कर दिया गया। दूसरी बात यह कही गई थी यहाँ पर
कि जो SC/ST का आरक्षण है, SC/ST का आरक्षण है उसको बढ़ा करके 2030 तक स्थगित कर दिया है। कब तक? 2030 तक यथावत रहेगा, यथावत रहेगा। ठीक है, वापस याद रखें, क्या याद रखना है कि अनुच्छेद 333 तो ये कहता है कि एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाएगा, और वहीं पर 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा जो एंग्लो इंडियन नियुक्त किया जाता था, मनोनीत किया जाता था, उसे क्या कर दिया है? निष्प्रभावी कर दिया है। ठीक है, तो ये हो जाती है किसको लेकर के? 333 को। इसमें याद रखना जो SC/ST का आरक्षण है इसको तो बढ़ा दिया गया, कब तक? 2030 तक। कब तक बढ़ा दिया गया है? 2030 तक। लिखें आप शुरू से, विधायी शक्तियों में अनुच्छेद 168 विधानमंडल के 3 अंग होंगे। हाँ, अनुच्छेद 171 3 अंगों में लिख लो, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। अनुच्छेद 171 राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेंगे, और कौन कौन से क्षेत्र से करेंगे? ये क्षेत्र हैं। पहला सहकारिता, विज्ञान, कला, बिल्कुल सही, साहित्य है। बस यही चीज़ें ध्यान रखा करो आप कि कहाँ क्या बोला जा रहा है और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो पहला कौन सा है? साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, समाज सेवा, यानी शविकस समर। ठीक है, नेक्स्ट लिखें। अनुच्छेद 333 राज्यपाल विधान परिषद में एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त करेगा। क्या कहता है? राज्यपाल विधान परिषद में, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखें। 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किया जाता था उसको निष्प्रभावी कर दिया गया है, और SC/ST के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, लिख लिया? लिखो तो लिखो। नेक्स्ट, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 174 क्या कहता है कि राज्यपाल विधानसभा को क्या क्या कर सकता है? राज्यपाल विधानसभा को या विधानमंडल के सत्र को लिख लो आप, तो विधानमंडल के सत्र को, विधानमंडल के सत्र को क्या कहना है कि राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को सत्रावसान आहूत व सत्रावसान, आहूत यानी बैठकों को बुलाना, सत्रावसान यानी उनको स्थगित करना, सत्रावसान व विघटन या भंग करना। ये कौन सी शक्तियाँ देता है? अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी सत्र को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है यानी आहूत मतलब बुला सकता है, सत्रावसान यानी बैठक को स्थगित कर सकता है, और तीसरा विघटन कर सकता है। कौन? तो ये कौन करेगा? राज्यपाल। पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, विधानसभा के किसी भी विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री। तो कौन भंग कर सकता है? इसको भंग कर सकते हैं सिर्फ कौन? राज्यपाल। कौन भंग करेंगे? राज्यपाल। तो अनुच्छेद 174 क्या कहता है? यही कहता है कि राज्यपाल सत्र को आहूत कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, विघटन या भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है 175। कौन सा है? 175, अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 175 क्या कहता है? अनुच्छेद 175 कहता है कि राज्यपाल
राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी सदन में संदेश भेज सकते हैं कि सदन में राज्यपाल विधानमंडल के सदन में संदेश भेज सकते हैं। क्या है कि राज्यपाल हैं वो विधानमंडल के किसी भी क्या कर सकते हैं, सदन में संदेश भेज सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, संबोधित कर सकते हैं, अभिभाषण दे सकते हैं, यानी कि अभिभाषण दे सकते हैं। बस ये याद रखना, अभिभाषण से क्या याद रखना है कि इस अभिभाषण को जो तैयार करने का काम करेगा, तैयार कौन करेगा, तो तैयार करेगा मुख्य सचिव। कौन? चीफ सेक्रेटरी, CS लिख लो आप तो, मुख्य सचिव। वापस से, राज्यपाल विधानमंडल के सदन में यानी विधानमंडल में संदेश भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संदेश भेज सकते हैं, अभिभाषण दे सकते हैं, लेकिन इस अभिभाषण को तैयार कौन करेगा? इस अभिभाषण को तैयार मुख्य सचिव के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, संबोधित कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है? ये आर्टिकल कहता है 175। क्या कहता है कि अभिभाषण और संबोधित और संदेश भेज सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, देख रहे हैं, वेरी गुड। आवाज आ रही है पीछे तक सभी के? तो फिर अच्छा, सही है, सोमवार का रख लो। अनुच्छेद 176 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 176 कहता है, अनुच्छेद 176, तो अनुच्छेद 176 कहता है कि राज्यपाल, कौन? राज्यपाल जो विधानमंडल है, विधानमंडल के प्रथम बैठक वर्ष की प्रथम बैठक, यानी जब विधानमंडल का गठन होगा, यानी विधानसभा या विधान परिषद का गठन होगा, तो उसकी प्रथम बैठक होगी उसके अंदर, और वर्ष की प्रथम बैठक के अंदर क्या करेंगे? ये विशेष अभिभाषण करेंगे। क्या करेंगे? विशेष अभिभाषण करेंगे। तो आप 1 मिनट 2 बार ही लिख लो, आप कंफ्यूजन नहीं हो गए। राज्यपाल विधानमंडल के गठन की प्रथम बैठक व प्रतिवर्ष की प्रथम बैठक, यानी या तो जब विधानमंडल नई आई हो या 1 वर्ष के बाद में जब प्रथम बैठक होगी, तो इसमें क्या कर सकते हैं? विशेष अभिभाषण। क्या कर सकते हैं? विशेष अभिभाषण। वापस से क्या याद रखना है? 174 कहता है कि यह सत्र को सत्रावसान, आहूत व विघटन व भंग कर सकते हैं। 75 कहता है कि यह विशेष अभिभाषण कर सकते हैं और इसको तैयार करेगा मुख्य सचिव और संबोधित कर सकते हैं। राज्यपाल संदेश भेज सकते हैं। आगे बात करें, 176 कहता है कि यह प्रथम बैठक गठन की प्रथम बैठक व प्रतिवर्ष की प्रथम बैठक में विशेष अभिभाषण करेंगे। कौन? तो ये राज्यपाल करेंगे। लिखें इसे, दिख रहा है? लो लिखो फटाफट। राज्यपाल 175 लिख लो। राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को आहूत, सत्रावसान व विघटन, विधानसभा को विघटन, पर यही याद रखना है यहाँ से विघटन में कि सिर्फ विधानसभा ही विघटित हो सकती है। विधानसभा विघटित, क्योंकि विधान परिषद स्थायी सदन है। कौन सा सदन है? स्थायी सदन है। स्थायी सदन के साथ में इसको विघटित नहीं किया जा सकता है, इसको सिर्फ समाप्त किया जा सकता है। क्या किया जाता है? समाप्त।
विघटित नहीं की जाती। कौन सी? विधान परिषद, क्योंकि 1/2 सदस्य इसके 1 साल बाद 1/2 सदस्य इसके क्या हो जाते हैं, वो रिक्त हो जाते हैं, या वो अपने पद से उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद में 1/2 सदस्य हट जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। इसलिए याद रखना, ये कौन सा सदन है? स्थायी सदन है, उच्च सदन है, वरिष्ठ सदन है, उच्च सदन है, वरिष्ठ सदन है। बस ये याद रखना, बस ये याद रखना आप। तो सिर्फ विघटित कौन हो सकती है? विधानसभा। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। लिखो जल्दी से, सेकंड लिखो 175। 175 में लिखो, राज्यपाल विधानमंडल में संदेश भेज सकता है, संबोधित कर सकता है, अभिभाषण दे सकता है। राज्यपाल विधानमंडल में संदेश भेज सकता है, अभिभाषण दे सकता है और संबोधित कर सकता है। बस याद रखना, अभिभाषण को तैयार मुख्य सचिव के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 176, आर्टिकल 176 कहता है कि वर्ष की प्रथम बैठक व नई विधानसभा के गठन की प्रथम बैठक में राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा विशेष अभिभाषण। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम, लिख लिया सबने? बस याद रखना, ये मोस्ट है। प्रीवियस की बात कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा, क्या पूछा गया है कि विधानसभा को विघटित कौन कर सकता है? विघटित कौन कर सकता है, यानी किसके पास में शक्ति है? तो वो किसके पास में है? राज्यपाल के। किसके पास में है? राज्यपाल के। नेक्स्ट पूछा गया है, क्या विधान परिषद को विघटित कर सकता है? विधान परिषद को विघटित, हाँ या ना? तो विधान परिषद को विघटित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आगे बात करें, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि राज्यपाल जो अभिभाषण पढ़ कर के सुनाता है, उसे किसके द्वारा तैयार किया जाता है? अभिभाषण को तैयार किसके द्वारा किया जाता है? अभिभाषण। तो अभिभाषण को तैयार किया जाता है किसके द्वारा? सीएस के द्वारा। और पूछा गया है यहाँ से आर्टिकल 175 से कि किस नई संसद के या नई विधानसभा के प्रथम गठन में कौन विशेष अभिभाषण करेगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री या विधानसभा अध्यक्ष? तो कौन करेगा विशेष अभिभाषण? राज्यपाल। विशेष अभिभाषण कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, इन तीनों को भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिख लो जल्दी से फटाफट। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट, आर्टिकल 188। कौन सा? अनुच्छेद 188। कौन सा? अनुच्छेद 188। 188 क्या कहता है? अनुच्छेद 188 कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल के सदस्य हैं, उनको शपथ दिलाएगा। क्या दिलाएगा? शपथ। लेकिन व्यवहार में क्या होता है? राज्यपाल एक प्रतिनिधि को या एक व्यक्ति को शपथ दिला देता है और वही व्यक्ति अन्य सभी सदस्यों को क्या करवाते हैं? तो शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो व्यवहार के लिए ये, यानी उसे हम जो अस्थायी सदस्य नियुक्त किया जाता है उसे प्रोटेम स्पीकर के नाम से जानते हैं। और प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे महाराव संग्राम सिंह, और वर्तमान प्रोटेम स्पीकर 15वीं जो विधानसभा है उसके हैं कौन? गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया को हाल ही में असम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए लिखिए अनुच्छेद 188 क्या है? राज्यपाल विधानमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, लेकिन व्यवहार में एक व्यक्ति को ही शपथ ग्रहण कराते हैं। एक ही व्यक्ति को शपथ दिलाते हैं तथा उसे
प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर क्या बना देते हैं, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देते हैं। फिर प्रोटेम स्पीकर अन्य सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर अन्य सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो क्या याद रखना है कि अनुच्छेद 188 कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति को ही वो क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं, और व्यवहार में क्या होता है, उसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया जाता है। क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देते हैं, और फिर प्रोटेम स्पीकर अन्य को शपथ दिलाते हैं। जब विधानसभा में स्थायी अध्यक्ष का चुनाव या स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, ये याद रखना, स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो कह सकते हैं, यानी जो अस्थायी अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रोटेम स्पीकर। इसका पद क्या होगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट लिखें, प्रथम प्रोटेम स्पीकर, क्योंकि पूछा गया है। फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर, प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे महाराव संग्राम सिंह। कौन, महाराव संग्राम सिंह क्या थे, प्रथम प्रोटेम स्पीकर। बात करें वर्तमान के अंदर 15वीं विधानसभा चल रही है, कौन सी, 15वीं विधानसभा, और 15वीं विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर गुलाबचंद कटारिया। कौन, गुलाबचंद कटारिया से याद रखना, क्या, गुलाबचंद कटारिया को हाल ही में असम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, असम राज्यपाल बना दिया गया है, असम राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। तो लिखें 188 को, राज्यपाल क्या करेगा, विधानमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाता है, लेकिन व्यवहार के रूप में वो किसी एक को शपथ दिला देता है और उससे कहता है कि आप अन्य को शपथ दिलाना है, यानी उसे अस्थायी अध्यक्ष बना देता है, जिसे हम प्रोटेम स्पीकर के नाम से जानते हैं। प्रथम प्रोटेम स्पीकर की बात करें, महाराव संग्राम सिंह। वर्तमान 15वीं विधानसभा चल रही है, उसके प्रोटेम स्पीकर है गुलाबचंद कटारिया। कौन से, गुलाबचंद कटारिया से याद रखना, हाल ही में इन्हें असम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो ये तो थी किसको लेकर के, 188 को लेकर के बात है। आप लिखें 188 को, ऐसे की ऐसे छाप दो। लिख लिया। अब दो अनुच्छेद एक साथ में पढ़ेंगे हम, 91 और 92 में। कौन से, 91 और 92, अनुच्छेद 191 में और अनुच्छेद 192 में। जैसे हमने 3 पहले साथ में पढ़े थे, 74, 75, 76, उसी प्रकार से 91 में और 92 में। 91 में और 92 में क्या कहा जाता है, तो 91 में क्या कहा जाता है कि जो विधानमंडल के सदस्य हैं उनकी, विधानमंडल के सदस्यों की निरअहर्ताएं का प्रक्रिया
या हम कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी निरअर्हताएं होंगी जिसके आधार पर उन्हें बिना विधानमंडल का सदस्य नहीं बना जा सकता। यानी निरअर्हताओं का आधार लिख सकते हो आप, निरअर्हताओं का आधार। यानी ऐसी कौन सी आधार होंगे जिनके आधार पर किसी विधानमंडल के सदस्य को हम विधानमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं करेंगे। तो पहला लिखना आप इस आधार में कि वो या तो चित्तविकृत, क्या हो जाए, चित्तविकृत। चित्तविकृत से तात्पर्य पागल, क्या हो जाए, चित्तविकृत। संविधान में ये शब्द लिखा गया है चित्तविकृत, क्या, चित्तविकृत, यानी कि पागल, पागल। सेकंड क्या हो जाए, सेकंड हो जाता है इसके साथ में, जैसे ये भारत का नागरिक ना रहे, क्या ना रहे, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक ना रहे। थर्ड कंडीशन क्या होती है, ये भारत का चित्तविकृत हो जाए, भारत का नागरिक ना रहे। तीसरा लाभ का पद धारण कर ले, क्या कर ले, लाभ का पद धारण कर ले। पद धारण कर ले, ठीक है। तो पहली क्या होना चाहिए कि ये चित्तविकृत नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक ना रहे या लाभ का पद धारण कर ले। तो उस अवस्था में क्या करते हैं, इनकी निरअर्हताओं के आधार पर इसे अलग कर दिया जाता है। एक और पूछा जाता है दिवालिया, क्या, दिवालिया। हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर इसको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा निरअर्हताओं का आधार है या नहीं है। तो ये है दिवालिया, दिवालिया हो जाए, दिवालिया हो जाए। दिवालिया से तात्पर्य यह है कि उसकी जो सारी संपत्ति है वो संपत्ति बिक जाए और गवर्नमेंट के अधीन चली जाए। तो वो कौन सी है, दिवालिया, या उसके ऊपर सरकार का या गवर्नमेंट का कर्जा हो जाए, तो उसे दिवालिया कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, ये तो था विधानमंडल के सदस्यों की निरअर्हताओं का आधार, ये तो हो गया आधार। लेकिन अब इसको निर्धारण कौन करेगा, ये किसी के कहने से तो मानने वाले हैं नहीं। तो इसके लिए क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 152 में, सॉरी 92 में, जो विधानमंडल के सदस्य हैं, सदस्यों की जो निरअर्हताएं हैं का निर्धारण कौन करेगा, तो वो करेगा राज्यपाल। कौन करेगा, राज्यपाल। तो निरअर्हताओं का निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल। लेकिन किस पर, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर क्या करेगा, आयोग की सलाह, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर क्या करेगा, निर्धारण। यानी केंद्रीय निर्वाचन आयोग कहता है, यानी केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जब कह दिया जाएगा, विचार विमर्श कर दिया जाएगा, तो राज्यपाल के द्वारा उनकी निरअर्हताओं का आधार कर दिया जाएगा। और निरअर्हताएं कौन सी होंगी, या तो वो चित्तविकृत हो जाए, भारत का नागरिक ना रहे, लाभ का पद धारण कर ले, या दिवालिया हो जाए। और इसका निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, किस पर, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर, ठीक है। तो लिखें ऐसे कि ऐसे, निरअर्हताओं का आधार 91 में और निर्धारण राज्यपाल के द्वारा 92 में, ठीक है। बस ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा। और ये विधानमंडल की निरअर्हताओं का आधार होता है, वो 4 आधार होते हैं। लिख लिया। नेक्स्ट लिखे अनुच्छेद 200। कौन सा, अनुच्छेद 200। हालांकि हमने इसकी बातें पहले भी कर ली, पर फिर भी याद रखना अनुच्छेद 200 क्या होता है। ये राज्यपाल के पास में जब विधेयक भेजा जाता है, विधेयक भेजा जाता है तो उसके लिए शक्ति, यानी उसके लिए कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, उसके पास में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। तो पहली तो उसके लिए शक्ति लिख लो पहले। तो शक्ति, पहली शक्ति क्या है, पहली शक्ति यह है कि या तो उसे पारित कर दे, जैसा आया है वैसे की वैसे पारित कर दे, उसे विधेयक को लिख लो, विधेयक को पारित कर दे, विधेयक को
पारित कर दे। दूसरा, या विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा दे, पुनर्विचार हेतु लौटाना। और थर्ड कंडीशन है अपने पास सुरक्षित रख लेना, विधेयक को अपने पास रख लेना, अपने पास सुरक्षित रख लेना, सुरक्षित रख लेना। वापस से आर्टिकल 200 ये कहता है कि राज्यपाल के पास में 3 शक्तियाँ होंगी, या तो वो उसे जैसा विधेयक आया है उसी के जैसे पारित कर दे। सेकंड शक्ति क्या होगी? सेकंड शक्ति होगी क्या कि जो विधेयक है उसे पुनर्विचार हेतु लौटा दे। और थर्ड शक्ति क्या होगी? इसे राज्यपाल अपने पास सुरक्षित रख सकता है। लेकिन ये सुरक्षित रखा किसके लिए जाता है? तो ये सुरक्षित रखा जाता है राष्ट्रपति के लिए। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के लिए करते हैं सुरक्षित। और राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कौन से अनुच्छेद में है? 201 में। किस में है? अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 201 में किसको प्राप्त शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है, राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। क्या है? राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 201 क्या कहता है कि जो विधेयक राज्यपाल ने सुरक्षित रखा है 200 के तहत, उसे 201 के तहत क्या जो राष्ट्रपति है उसके लिए शक्तियां प्राप्त हैं। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। बात करें नेक्स्ट अनुच्छेद 213 अध्यादेश की। चलो पहले इसको लिखो, दोनों को साथ में लिखना। अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 क्या कहता है? अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश या अध्यादेश, अध्यादेश पारित करना, अध्यादेश शक्ति लिख लो, अध्यादेश की शक्ति। क्या होता है इस अध्यादेश की? हालांकि हमने इनकी बातें कर ली, अब फास्ट तरीके से ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या कहता है? तो ये कहता है कि जब विधानमंडल में सत्र ना चल रहा हो, विधानमंडल में सत्र ना चल रहा हो, सत्र ना चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करके कानून निर्माण कर सकता है। अध्यादेश जारी करके कानून निर्माण कर सकता है, कानून निर्माण कर सकता है। तो क्या इसके अंदर कहा गया है अनुच्छेद 213 में अध्यादेश की शक्ति कि विधानमंडल में सत्र ना चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करके कानून निर्माण कर सकता है। क्या कर सकता है? कानून निर्माण कर सकता है। मैंने यहाँ पे बताया था आपको, शायद कल मुझे ऐसा लगा कि अभी थोड़ी देर पहले एक बोला होगा, पर यह याद रखना, ये जो अध्यादेश होगा इसकी समय सीमा क्या होगी? अध्यादेश की सीमा तो ये 6 माह है। अधिकतम कितने माह तक? 6 माह है अधिकतम, या 6 सप्ताह है। कौन सा? 6 सप्ताह है। इसकी वैलिडिटी क्या होगी? या तो अधिकतम 6 माह तक चल सकता है या 6 सप्ताह है अधिकतम। इनका 3 से समझना कि 6 माह तो किससे? विधानमंडल के एक सत्र से दूसरे सत्र तक, यानी 6 माह में अगर गठन हो जाता है तो 6 माह के अंदर में वो अपने लिए कानून निर्माण कर सकती हैं। और ये 6 सप्ताह है। 6 सप्ताह जैसे ही विधानमंडल की सत्र चलते हैं, विधानमंडल की जैसे ही बैठक होती है उससे 6 सप्ताह तक ही ये अधिकतम लागू रह सकता है। इसके बाद में इसे कानून के रूप में पारित करना होगा या इसे स्वीकृति प्रदान करनी होगी। तो याद रखना 6 माह, तो यानी कि एक सत्र से दूसरे सत्र में गैप, एक सत्र से दूसरे सत्र में गैप पूछे तो कितना है? तो वो है 6 माह। और अगर एक बैठक से दूसरी बैठक का गैप पूछता है तो वो है 6 सप्ताह। ठीक है, ये दोनों का है। तो आप पहले इसको लिख लें। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास में विधेयक को 3 शक्तियां प्राप्त होती हैं। 3 शक्तियां प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी हैं? तो या तो वो इसे स्वीकार कर सकता है, या पुनर्विचार हेतु लौट सकता है, या राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल, लिख लिया। बस ये लिख लेना, 201 में राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त होती हैं। विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है, लेकिन किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। और राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्राप्त हैं वो कौन से आर्टिकल में? 201 में। लिख लिया। नेक्स्ट, अनुच्छेद 213, अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश यानी विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो, राज्य में कानून की जरूरत हो, ऐसे लिखना। विधानमंडल में जब सत्र ना चल रहा हो और राज्य में कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा और है, एक विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ तो अपनी हो ही जाती हैं। इसके बाद में न्यायिक शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ। हाँ, वित्तीय शक्तियाँ, ठीक है, लिख लिया। अभी हमने क्या पढ़ा था? विधायी शक्तियों को लेकर, किसको लेकर के? विधायी शक्तियाँ। तो शॉर्ट नोट्स बनाए, विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में क्या पढ़ा था? विधायी शक्तियों के अंदर हमने, चलो फिर बाद में पढ़ेंगे तीनों को साथ में कंबाइंड में। अभी तो सिर्फ आप चलो लिख ही लो, फिर नहीं तो भूल जाओगे। एक पेज छोड़ देना है ना, विधायी शक्तियाँ, क्योंकि बाद में इनमें भी हम न्यायिक शक्तियाँ को और वित्तीय शक्तियाँ दोनों को लिख लेंगे। पहले क्या पढ़ा था? पहले पढ़ा था हमने 168 विधायी शक्तियों में। क्या पढ़ा था पहले? 168 में क्या पढ़ा था? विधानमंडल में 3 अंग, विधानमंडल के 3 अंग हुए, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। बात करें 171 क्या कहता है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्तियां 1/6 सदस्यों की विधान परिषद में नियुक्तियां की जाएंगी। किससे? तो किससे की जाएंगी? किससे की जाएंगी? पहला साहित्य, दूसरा विज्ञान, तीसरा कला, चौथा सहकारिता और पांचवा समाज सेवा से। इसके बाद में हमने बात की थी तीसरे नंबर पर था 333 में क्या कहा था कि ये एंग्लो इंडियन को निर्वाचित करेंगे। क्या करेंगे? एंग्लो इंडियन। इसमें लिख लो 1/6 सदस्य विधान परिषद में नियुक्त। ठीक है, इसकी बात करें तो विधानमंडल में 3 अंग होंगे, विधानमंडल के 3 अंग, इनमें राज्यपाल भी सम्मिलित होगा। विधान परिषद में नियुक्त करेगा कौन से क्षेत्रों से? 5 से। कौन से? तो स से साहित्य, वी से विज्ञान, फिर क से कला, और फिर से सहकारिता, और सम से समाज सेवा। ठीक है, तो कितने से करेगा? ये 5 क्षेत्रों से नियुक्त करते हैं। 333 का कहता है एंग्लो इंडियन को लेकर के। इसके बाद में बात की थी 74, 75, 76। क्या कहा था? 74, 75, 76। तो 74, 75, 76 क्या कहते हैं? चौथा 74, पाँचवा 75 और छठा 176। 74 क्या कहता है? 74 ये कहता है कि ये सत्र को आहूत सत्रावसान संबोधित कर सकते हैं। सत्र आहूत या सत्रावसान कर सकते हैं, सत्रावसान या विघटन या भंग। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं? सत्र को आहूत कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, विघटन या भंग कर सकते हैं। 175 की बात करें तो 175 के अंदर क्या कहा गया था? 175 में कहा गया था कि ये संसद के जो किसी भी विधानमंडल के किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं? पत्र भेज सकते हैं। संदेश लिख लो आप, तो संदेश भेज सकते हैं, वे अभिभाषण कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल बताता है ये हमें बताता है, ये कौन सा बताता है? 175। 176 की बात करते हैं तो 176 क्या कहता है? ये कहता है कि विधानमंडल के वर्ष की प्रथम बैठक व नई विधानमंडल के गठन की प्रथम बैठक में क्या करेगा? प्रथम बैठक में संबोधित कौन करेगा?
या अभिभाषण करेगा। आप तो अभिभाषण लिखें, ठीक है, अभिभाषण। और अभिभाषण की बात करें तो इस अभिभाषण को तैयार CS के द्वारा किया जाएगा, यानी चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव के द्वारा। तो ये तो थी विधायी शक्तियों को लेकर के। अब पास में बचती है हमारे पास में, इसके पास में न्यायिक शक्तियाँ। तो न्यायिक शक्तियों में आर्टिकल 17 न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो न्यायिक शक्तियों में इसके पास में शक्ति होती है अनुच्छेद 161 में, अनुच्छेद 161 में इसमें क्या होता है, इनको क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। किसकी? क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। किसको? क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है, तो ये होती है राज्यपाल को। आर्टिकल 161 क्या कहता है कि ये क्या होती है, इनके पास में क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। और क्षमादान की शक्ति भी कैसी, यानी कि और दूसरी न्यायिक शक्तियाँ, जैसे राजस्थान में हाई कोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, तो राज्यपाल। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। लेकिन किसकी सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। आगे बात करें, इसके पास में 5 शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। पहली तो यही याद रखना कि इनके पास में कौन सी शक्तियाँ होती हैं, क्षमादान की शक्ति। कौन से में, 166 में। आगे पहला ये आए तो क्षमा कर सकते हैं, उसकी अवधि को लघुकरण कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्षमा, लघुकरण, प्रतिलंबन, क्या कर सकते हैं, प्रतिलंबन, यानी ये जो सजा की प्रकृति है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। चौथी परिहार, और 5वीं विराम। हालांकि इसके बाद में आती है प्रतिलंबन, 5वीं प्रतिलंबन है ये, ठीक है, लिख लेना ढंग से। तो ये कौन सा है, न्यायिक शक्तियों में कौन सी है, 161। ये कहती है क्षमादान की शक्तियाँ। कौन कौन सी? क्षमा कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, विराम कर सकते हैं, प्रतिलंबन कर सकते हैं। सेकंड इनको शक्ति प्राप्त होती है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्या करेंगे, ये शपथ दिलाएंगे। क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे। लिख लें आप साथ साथ में, आप दिलाएंगे। और जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश इनकी सलाह से, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो भी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे वो किसके परामर्श से किए जाएंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किए जाएंगे। ये किसकी बात हो जाती है, तो ये कहता है 161, ठीक है ना। जिसमें 5 शक्तियाँ प्राप्त इनके पास में क्षमा कर सकते हैं, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रतिलंबन। चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको शपथ दिलाएंगे और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह से जो डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करेंगे। तो ये कौन सी शक्ति हो जाती है, न्यायिक शक्ति। एक और शक्ति बचती है हमारे पास में, एक और शक्ति है हमारे पास में वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में कौन सा है, 202। फास्ट लिखें थोड़ा सा क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो गई हमारी, 2-2.5 घंटे के करीब पहुंचने वाली है। तो वित्तीय शक्तियाँ पर ये राज्यपाल आज आपका पूर्ण हो जाएगा। वित्तीय शक्तियों में हम बात करें, सबसे पहली है अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 वित्तीय शक्तियाँ होती क्या हैं, यानी जो फाइनेंशियल से संबंधित जो शक्तियाँ प्राप्त हैं वो उनको किस में गिना जाएगा, वित्तियों में, जिसके अंदर विधेयक को लेकर के, वित्त का निर्माण को लेकर के इन सब की बातें की जाती हैं। 2 में क्या होता है कि राज्यपाल प्रतिवर्ष बजट पेश करवाता है। राज्यपाल प्रतिवर्ष बजट पेश करवाता है। राज्यपाल प्रतिवर्ष बजट पेश करवाता है। और जो बजट पेश करवाता है इससे संबंधित 2 चीज़ें याद रखना। ये जो बजट होता है इसके संबंध में इसके पास में तीनों शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती, ना तो इसके पास में अपने पास में सुरक्षित रख सकता है, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, और ना ही ये कर सकता है उसे पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। इसके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि उसे पारित करना पड़ेगा, क्योंकि जो वित्तीय विधेयक है, जो बजट पेश किया जाता है, उस वित्तीय विधेयक को क्या करते हैं, ये
विधायक जो होते हैं ये राज्यपाल की पूर्वानुमति से रखे जाते हैं। विधायक की पूर्वानुमति से रखे जाते हैं। विधायक पूर्वानुमति से और पूर्वानुमति किसकी होती है? तो राज्यपाल की। यानी जो विधायक रखे जाएंगे उसको किसकी पूर्वानुमति से रखा जाएगा? तो राज्यपाल की पूर्वानुमति से रखा जाएगा। ठीक है, आगे बात करें हम सेकंड में, तो 267 अनुच्छेद 267 अनुच्छेद 267 अनुच्छेद 167 तक क्या कहता है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताएगा, यानी जब चाहे वो सूचना मांग सकता है प्रशासन संबंधित। लेकिन 267 क्या कहता है? 267 कहता है कि जो राज्य की आकस्मिक निधि है, राज्य की आकस्मिक निधि है, इस पर किसका हक होगा? इस पर हक होगा राज्यपाल का। किसका? राज्यपाल। आकस्मिक निधि पर किसका हक होगा? तो राज्यपाल का। कौन सा आर्टिकल कहता है? 267 क्या कहेगा कि अगर देखिए आकस्मिक निधि पर तो राज्यपाल का हक होता है, लेकिन वो संचित निधि है, जो संचित निधि होती है उस पर राज्य का हक होता है। लिख लें आप संचित निधि। संचित निधि पर किसका हक होता है? तो राज्य सरकार का। वापस से क्या है? वित्तीय शक्तियों में 202 कहता है कि राज्यपाल प्रतिवर्ष बजट पेश करवाएगा, और विधायक को जो बजट को रखा जाता है राज्यपाल की पूर्वानुमति से रखा जाता है। इसमें सिर्फ राज्यपाल को एक ही शक्ति प्राप्त होती है, वो होती है इसको पास करना। इसके पास में पुनर्विचार और अपने पास सुरक्षित रखने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। दूसरी बात करें 267 ये कहता है कि जो आकस्मिक निधि है, राज्य की आकस्मिक निधि है, उस पर किसका अधिकार होगा? राज्यपाल का। जिस प्रकार से सेंट्रल की आकस्मिक निधि पर किसका अधिकार होता है? राष्ट्रपति का। और जो संचित निधि है उस पर केंद्र सरकार का। सेम वही कंडीशन है राज्य के अंदर। तो संचित निधि पर किसका होगा? राज्य सरकार का। ठीक है, एक और अनुच्छेद बचता है हमारा लास्ट, वो है जो वित्त विधेयक। कौन सा? वित्त विधेयक, वो भी पंचायतों और राज्यों को लेकर के। तो अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 आई। अनुच्छेद 243 कहता है कि पंचायती राज के लिए वित्त का गठन। और अनुच्छेद 243 बाय कहता है नगरीय निकाय के लिए। किसके लिए? नगरीय निकाय के लिए वित्त गठन। और अभी तक राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में वित्त का गठन 6 बार हो चुका है। राजस्थान वित्त आयोग का गठन 6 बार हो चुका है। कितनी बार? 6 बार। वित्त आयोग की बात कर लेते हैं। वित्त आयोग का गठन हो चुका है 6 बार। पहली बार में जो अध्यक्ष थे पहले के, वो थे के गोपाल, कृष्ण कुमार गोयल। ठीक है, सॉरी गोयल। सेकंड के छोड़ो तुम, तो अभी वर्तमान के जानो। छठे के हैं प्रद्युम्न सिंह। कौन है? प्रद्युम्न सिंह। और 2 सदस्य हैं, एक तो लक्ष्मण सिंह और दूसरे हैं अशोक लोहाटी। कौन से हैं? अशोक लोहाटी। तो ये क्या है? 2 सदस्य हैं, कौन से के? छठे वित्त आयोग के। तो वित्त आयोग का गठन प्रति 5 वर्ष में राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। प्रति 5 वर्ष किसके द्वारा किया जाएगा? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज के लिए, अनुच्छेद 243 बाय के तहत किसके लिए? नगरीय निकाय के लिए। वित्त आयोग का गठन राजस्थान में अभी तक 6 बार हो चुका है, जिसमें इसका प्रति 5 वर्ष के लिए गठन किया जाता है, और इस गठन को राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष पहले के तो कृष्ण कुमार गोयल थे, और वर्तमान यानी जो छठा वित्त आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष हैं कौन? प्रद्युम्न सिंह। और जो उनके सदस्य हैं वो हैं लक्ष्मण सिंह और अशोक लोहाटी। तो ये कौन सी शक्तियाँ थी? ये थी फाइनेंशियल शक्तियाँ, यानी वित्तीय शक्तियाँ। वापस एक बार पुनः लिख लिया ना? लिखो। अरे क्लास का टाइम हो गया ना, इस वजह से। ठीक है, लिख लिया? चलो वापस से पढ़ते हैं ना। आज हमने पढ़ा, उससे पहले स्वविवेकीय और कार्यपालिका शक्तियां हमने पढ़ ली थी। आप अभी पढ़ा था हमने विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में तीन अंग होंगे, विधानमंडल, विधान परिषद और राज्यपाल भी उसका अंग होगा। अनुच्छेद 171 कहता है कि राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। इनका क्षेत्र होगा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा, यानी सभी का समर। इसको याद रखना, इनके बिल्कुल पैटर्न को सेम टू सेम पूछा गया कि किसको पहले क्षेत्र से और किसको बाद में नियुक्त किए जाते हैं। बात करें 333 की, 333 के तहत राज्यपाल प्रत्येक विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेंगे, और ये जो
हमारा 104वां संविधान संशोधन 2020 था, इसमें एंग्लो इंडियन के जो नियुक्त किया जाता था उसके पद को क्या कर दिया, मनोनीत किया जाता था, उस पद को निष्प्रभावी कर दिया है। और जो ST SC का आरक्षण उसे 2030 के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बात करें आगे। अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्यपाल राज्य के विधानमंडल को हाउस सत्रावसान विघटन भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 175 कहता है कि ये संदेश भेज सकते हैं और अभिभाषण को तैयार जो करने का काम करेगा मुख्य सचिव और इनको संबोधित कर सकते हैं। अनुच्छेद 176 कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल के गठन की प्रथम बैठक, जो पर्च की प्रथम बैठक है और वह प्रथम गठन की प्रथम बैठक है, उसमें विशेष अभिभाषण देंगे। ठीक है, तो एक और देखा था कि हाँ ये तो प्रीवियस ईयर थे। नेक्स्ट देखा था हमने 188, यानी कि इसमें क्या करेंगे, ये एक सदस्यों को शपथ दिलाते हैं जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर जब स्थायी अध्यक्ष बन जाता है उसका पद स्वतः रिक्त हो जाता है। प्रथम प्रोटेम स्पीकर की बात करें, महाराव संग्राम सिंह 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। गुलाब चंद कटारिया असम राज्यपाल नियुक्त। 191 में बात की निरर्हताओं का आधार, यानी कि इनकी निरर्हताओं का आधार क्या होगा, तो होगा चित्त विकृत यानी पागल हो जाए, भारत का नागरिक न रहे, लाभ का पद हरण कर ले और दिवालिया हो जाए। बात करें इनकी निरर्हताओं का निर्धारण कौन करेगा, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। किस पर, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर। 200 के तहत 3 शक्तियां प्राप्त होती हैं, पारित कर दे, पुनर्विचार हेतु लौटा दे, सुरक्षित रख ले। और सुरक्षित भी किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। फिर राष्ट्रपति के लिए शक्तियां किसमें होंगी, 201 में। नेक्स्ट है 213, यानी अध्यादेश जारी करना। विधानमंडल का सत्र जब नहीं चल रहा हो, राज्य में कानूनों की आवश्यकता हो, तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, कानूनों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन उसकी अध्यादेश की अधिकतम माह कितने होंगे, 6 माह तक। लेकिन जैसे ही आपकी विधानसभा का सत्र चलता है तो 6 सप्ताह तक ही वो चालू रह सकता है। नेक्स्ट बात की थी विधायी शक्तियों में 168, ये हमारे शॉर्ट नोट्स थे। फिर की थी न्यायिक शक्तियाँ, क्षमादान की शक्तियाँ। इनके पास में 5 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रतिलंबन। जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ दिलाते हैं और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। बस ये याद रखना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी कौन करवाते हैं, तो ये राज्यपाल करते हैं। वो भी किस पर, जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सलाह पर, हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं उनकी सलाह पर करते हैं। और जो हमारे हाईकोर्ट के जो छोड़ो तुम वित्तीय शक्तियों में 202 में देखा था कि प्रतिवर्ष बजट पेश करवाता है। इसको ना तो पुनर्विचार और ना अपने पास सुरक्षित रख सकता है, क्योंकि इसको पेश ही किसकी पूर्वानुपत्ति से किया जाता है, तो राज्यपाल की। अनुच्छेद 267 की बात करें तो अनुच्छेद 267 कहता है आकस्मिक निधि से, जिस पर किसका हक होगा, राज्यपाल का। संचित निधि पर राज्य का। 167 कहता है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताता है। फिर बात की थी तीसरा 243 आई कहता है पंचायती राज के लिए वित्त का गठन किया जाएगा और 243 बाई कहता है नगरीय निकाय के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। पहला वर्तमान में 6ठा वित्त आयोग चल रहा है। प्रथम के थे कृष्ण कुमार गोयल और छठे के हैं प्रद्युमन सिंह और 2 सदस्य हैं लक्ष्मण सिंह और अशोक लोहाटी। तो ये तो था हमारा राज्यपाल से जितने भी आज तक आरपीएससी, आरएसएसएसबी और अन्य बोर्डों के द्वारा जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को समाहित करते हुए आपको बताने का प्रयास किया। तो राज्यपाल के लिए आज इतना ही, क्योंकि आज की क्लास भी हमारी ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।